औरत जो बिन ब्याही माँ बन जाती है और वो अपने बच्चे को समाज के डर से किसी और को पालने के लिए दे देती है, क्योंकि वो बलात्कारी का बच्चा था। उस महिला का दो लोगों ने मिलकर बलात्कार किया था। अब जब वो बच्चा बड़ा होता है, 30 साल के बाद अपनी माँ को ढूंढता है और अपनी माँ को न्याय दिलाता है और अपने बलात्कारी पिता को सजा दिलाता है। ये जो कहानी है दोस्तों, काफी ज्यादा खौफनाक और बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा जरूर। इस कहानी को मैं पूरा सुनाऊं इससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत में आपकी जो भी राय हो कमेंट में करके उसे जरूर बताइएगा। बरेली की रहने वाली सुरेखा अपने घर परिवार के साथ रहती है। तभी वहां शाहजहांपुर से उसके जीजा और दीदी मिलने के लिए आते हैं और सुरेखा को अपने साथ शाहजहांपुर ले जाते हैं। अब जो लड़की है सुरेखा, वो शाहजहांपुर में अपने जीजा और बहन के साथ रहने लगती है। और जो उसके जीजा थे और जो उसकी बहन थी, वो दोनों लूम फैक्ट्री में काम करते थे। अब दोनों खाना पीना खाकर लूम फैक्ट्री में जाकर अपना काम करने लगते हैं और घर पर सुरेखा अकेली रहती है। अब सुरेखा घर पर अकेली रहती है तो उसका आस पड़ोस में भी आना जाना लगा रहता है। ऐसे में गांव वालों को भी पता चल जाता है कि जो सुरेखा है वो घर पर अकेली ही रहती है। जो सुरेखा की उम्र थी वो 12 साल की थी। 12 साल की बच्ची इधर उधर आस पड़ोस में घूमने जाती और घूम कर आने के बाद अपने घर पर अकेले ही रहती थी। जब सुरेखा घर पर थी, वहां पर उसके घर में 2 आदमी आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीजा का दोस्त हूँ, जीजा तुम्हारे घर पर नहीं है। सुरेखा बताती है कि नहीं, जीजा और दीदी लूम फैक्ट्री में गए हुए हैं काम करने के लिए, बताइए क्या बात है। तो कहते हैं बस मैं उनसे मुलाकात करने आया था। फिर वो कहते हैं कि जरा मुझे 1 गिलास पानी दे दो। अब सुरेखा उनके लिए पानी लेने के लिए जाती है। फिर तभी वो 2 लड़के सुरेखा के कमरे में घुस जाते हैं। सुरेखा कहती है कि आप कमरे में क्यों आ गए। कहते हैं घबराओ मत, हम भी तुम्हारे जीजा के समान ही हैं और तुम उनकी साली हो तो मेरी भी तो साली हो लगोगी। तभी फिर उसमें से एक जो लड़का था जिसका नाम गुड्डू था और एक वो पेशे से ड्राइवर था और एक का नाम नवीन हसन था। अब दोनों फिर उस लड़की के साथ सुरेखा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लड़की विरोध करती है तो उसको मारते हैं, पीटते हैं और जबरदस्ती उस लड़की का बलात्कार करते हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उन दोनों हैवानों को उस पर दया नहीं आती है 12 साल की बच्ची पर। पहले गुड्डू उसका बलात्कार करता है, फिर उसका जो भाई है, दोनों सगे भाई होते हैं, फिर नवीन हसन उसके साथ बलात्कार करता है। उसके बाद जब दोनों का जी भर जाता है, वो लड़की को धमकाते हैं, डराते हैं कि अगर तुम किसी से कुछ कहोगी तो हम तुम्हारे जीजा और बहन को मार देंगे और तुमको भी मार देंगे। फिर वो उसका बलात्कार करने के बाद उसको मारते हैं, पीटते हैं और धमकाते हैं। उसके बाद से वो वहां से चले जाते हैं। तभी जीजा और उसकी बहन काम पर से फैक्ट्री पर से काम करके लौटते हैं। लड़की बहुत सोचती है कि वो अपनी बहन से ये बात बता दे, लेकिन लड़की दरअसल बहुत छोटी थी, नाबालिग थी, तो बच्ची वैसे ही बहुत ज्यादा डरी थी और सहमी थी। अब ऐसे में वो अपनी जीजा और बहन को कुछ नहीं बताती है। ऐसा ही सिलसिला उसके साथ चलता रहता है। अब फिर दूसरे दिन भी यही होता है। जीजा और उसकी बहन फैक्ट्री पर निकल जाते हैं काम करने के लिए। फिर इधर गुड्डू और नवीन हसन दोनों आते हैं और फिर से लड़की का बलात्कार करते हैं और ऐसा ही सिलसिला हर रोज चलता है और 1 साल तक उस लड़की का वो बलात्कार करते हैं। अब इधर जो लड़की थी वो 12 साल से 13 साल की हो जाती है। तभी अचानक लड़की को पेट में दर्द होता है और लड़की को काफी ज्यादा उल्टी आती है। अब लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उसकी बहन मेडिकल स्टोर से दवा लाकर दे देती है, लेकिन सुरेखा की तबीयत ठीक नहीं होती है। अब फिर उसकी बहन परेशान हो जाती है। फिर वो एक डॉक्टर को ले जाकर दिखाती है और सुरेखा का चेकअप करवाती है। डॉक्टर सुरेखा को देखते हैं और उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं।
तभी पता चलता है कि जो लड़की है वो 13 साल की नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई है। जब ये बात डॉक्टर की बड़ी बहन को बताते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन शादीशुदा नहीं है, वो अभी कुंवारी है और उसकी उम्र मात्र 13 साल की है, तो कैसे मेरी बहन प्रेग्नेंट हो सकती है? मेरी बहन की तो शादी भी नहीं हुई है और ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, ये हमें नहीं पता, लेकिन जो रिपोर्ट में है वही हम आपको बता रहे हैं। आपके सामने ये रिपोर्ट है। उसकी बहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, अब फिर कैसे क्या होगा? इस लड़की का अबॉर्शन फिर कर दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, लड़की जो है वो 6 महीने से ज्यादा की गर्भवती हो चुकी है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अब ऐसे में लड़की का अबॉर्शन नहीं हो सकता है। दरअसल ये जो बात है दोस्तों, 1995 की बात है। 1995 में तब ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी। फिर इसी कारण से जो उसकी बड़ी बहन है वो सुरेखा को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पति से सारी बात बताती है। सुरेखा की बड़ी बहन को ये लगता है कि आखिर में वो लड़की गर्भवती कैसे हो गई। उसे लगता है कि कहीं उसके पति नहीं तो उसकी बहन के साथ कुछ ऐसा नहीं किया है। सुरेखा की बहन अपने पति से पूछती है और दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है कि कहीं तुमने ही मेरी बहन का फायदा उठाया है और तुमने ही मेरी बहन को प्रेग्नेंट किया है, वरना भला ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। सुरेखा के जीजा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे इतना ज्यादा घटिया समझती हो कि मैं अपनी साली जो मेरी बेटी के समान है मैं उसका ही रेप करूंगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे साथ हमेशा घर से ही निकल जाता था और तुम्हारे साथ ही वापस घर लौटता था। फिर सुरेखा की दीदी को भी लगता है कि बात तो उसका पति सही कह रहा है, क्योंकि दोनों साथ में ही कारखाने पर काम करने जाते थे और रात को दोनों ही साथ लौटते थे। तो ऐसे में सुरेखा को प्रेग्नेंट करने का तो सवाल ही नहीं है। सुरेखा की दीदी सुरेखा के पास जाती हैं और उसके जीजा दोनों साथ मिलकर जाते हैं और सुरेखा से पूछते हैं कि बताओ सुरेखा, कि आखिर में ये बच्चा किसका है? सुरेखा पहले बहुत डरी रहती है, वो कुछ भी बताती नहीं है। फिर जब वो बार बार पूछते हैं कि देखो, ऐसे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, बच्चा 6 महीने का हो चुका है, आखिर में बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तब फिर वो लड़की सुरेखा रोने लगती है और रोकर अपनी दीदी को बताती है कि दरअसल जो पड़ोस के गुड्डू और नवीन हसन है वो दोनों घर पर आते थे और उसके साथ रेप करके चले जाते थे और वो धमकी देते थे कि अगर तुमने किसी को भी इसके बारे में कुछ बताया तो हम तुम्हारी बहन और जीजा को जान से मार देंगे। अब ऐसे में वो लड़की बहुत छोटी थी, बहुत कम उम्र की थी, तो उनके डराने धमकाने में वो आ जाती है और इस बारे में वो किसी से भी कुछ कहती नहीं है। अब जब उसकी बहन ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो गुड्डू और नवीन हसन थे वो बहुत ज्यादा दबंग थे। गुंडई हर जगह वो गुंडई किया करते थे, कभी किसी को भी मारपीट दिया करते थे। अब ऐसे में ये गरीब थे, फिर उनको भी लगता है कि उनके खिलाफ कौन रिपोर्ट दर्ज कराए। बेहतर यही है कि हम यहाँ से घर खाली करके, शाहजहांपुर से घर खाली करके कहीं और रहने चले जाए। अब इन लोग यही करते हैं, शाहजहांपुर से वो निकलकर किसी और गांव में रहने लगते हैं। अब इधर बरेली में सुरेखा की माँ को फोन जाता है और सुरेखा की माँ दौड़कर शाहजहांपुर आती है। फिर उसकी माँ को उसकी बहन सारी बात बताती है। अब जो बच्चा था उसको गिराया भी नहीं जा सकता था और उनके सामने सवाल ये भी था कि बच्चे को सुरेखा किसी तरह तो जन्म दे देगी, लेकिन सुरेखा इस बच्चे को कैसे पालेगी? क्योंकि समाज है, समाज में फिर क्या इज्जत रह जाएगी और समाज में फिर लड़की भी नाबालिग है, ना उसकी कहीं फिर दोबारा शादी होगी और ऐसे में लोग बहुत ज्यादा तरह तरह की बातें बनाएंगे। और फिर इधर जो सुरेखा साल की उम्र में एक बेटे को जन्म देती है और बच्चे के जन्म देने के बाद घर परिवार वाले मिलकर एक फैसला करते हैं। उनके ही खानदान में एक पति पत्नी रहते हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा था। वो उनसे बात करके फैसला लेते हैं कि वो उस बच्चे को सौंप देंगे। पति पत्नी थे वो बदायूं के रहने वाले होते हैं, वो भी तैयार हो जाते हैं। अब फिर क्या था, सुरेखा बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद से बदायूं से पति पत्नी आते हैं और उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं और बच्चा जो है अब वही बदायूं में पलने बढ़ने लगता है। 6 साल के बाद सुरेखा 18 साल की हो जाती है और सुरेखा की शादी
उसके जीजा और बहन गाजीपुर में एक लड़का रहता है, उससे उसका रिश्ता तय कर देते हैं। गाजीपुर में सुरेखा की शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और जीवन बिताने लगती है। लेकिन जो सुरेखा है उसको इस बात का सदमा था, अपने बेटे की फिक्र भी थी कि वो उसका बच्चा कैसा होगा। बच्चे को देखने के लिए भी वो पागल हुई रहती थी और वो अक्सर जो भी उसके साथ हुआ है उसे याद करके रोती थी और हमेशा वो डरी डरी रहती थी। अब जो उसका पति था वो जब सुरेखा को ऐसी हालत में देखता है तो उससे पूछता है कि सुरेखा ऐसी क्या बात है, मैं तुमको देखता हूँ कि तुम डरी रहती हो, सहमी रहती हो और देखता हूँ कि अक्सर तुम बहुत ज्यादा गमगीन रहती हो, रोती रहती हो, ऐसी क्या बात है, लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। अब सुरेखा को लगता है कि अगर वो ये बात अपने पति से कह देगी तो उसका पति उसको छोड़ देगा और सुरेखा जो है वो बात को टाल दिया करती और कभी भी ये बात अपने पति से जाहिर नहीं होने देती है और मन ही मन में वो अंदर अंदर उदास रहती है, डरी सहमी रहती है। अब धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और जो सुरेखा का पति था अब उसको शक हो जाता है कि कोई तो ऐसी बात है, कोई कुछ तो ऐसा सुरेखा के साथ बहुत बड़ा हुआ है जिससे सुरेखा बहुत डरती है और सुरेखा बता नहीं रही है। अब इधर जो सुरेखा का पति रहता है सुरेखा के बारे में पता करने लगता है। फिर वो एक दिन शाहजहांपुर जाता है और सुरेखा के बारे में पता करता है। तभी उसके सामने सुरेखा का सच आता है। जब सुरेखा का उसके सामने सच आता है तो बहुत ज्यादा वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। उसकी पत्नी के साथ दो लोगों ने बलात्कार किया और फिर उसके माँ बाप ने हमसे छुपाकर उसकी शादी मुझसे करती पर आता है और सुरेखा से पूछता है कि सुरेखा, मुझे सब कुछ पता चल गया, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? तुम्हारे साथ दो लोगों ने बलात्कार किया, तुमने ये बात मुझसे नहीं बताई। फिर सुरेखा रोने लगती है और रोकर अपने पति को सारा सच बयान करती है। फिर उसके बाद से उसका पति जब उसके मुंह से ये बात सुनता है तो सुरेखा को बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देता है और उसे बहुत ज्यादा अपशब्द कहता है कि तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं बलात्कारी पत्नी को अपने साथ रखूंगा। अरे तुम्हारा तो इससे पहले दो लोगों ने बलात्कार किया है, घर वालों ने मेरे साथ धोखा किया और तुमको मेरे पल्लू में बांध दिया। उसके बाद से उसका जो सुरेखा का पति है वो उसको घर से निकाल देता है और तलाक दे देता है। अब सुरेखा अपने घर बरेली आ जाती है और बरेली में ही वो फिर रहने लगती है। जिंदगी ऐसे ही सब कुछ बीत रही थी, चल रही थी दुख की मारी। ऐसे ही उसके साथ इतना ज्यादा गलत हुआ था। फिर उसने शादी की और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी भगवान किसी के भाग्य में वो सुख लिखता ही नहीं है। इसी तरह देखते देखते सन 2012 आ जाता है और जो ही सुरेखा का लड़का था वो भी बड़ा हो जाता है। अब सुरेखा को जो लड़का था वो अपने माँ बाप से पूछता है कि मेरे माँ बाप कौन है, तो वो बताते हैं कि देखो तुम्हारे जो माँ बाप थे वो कार एक्सीडेंट में वो मर गए थे। लेकिन लड़के को इस बात पर विश्वास नहीं होता है और वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है, अपनी माँ के बारे में पता करने लगता है। किसी के द्वारा उसे पता चलता है कि दरअसल जो उसका बाप था उसके बाप ने उसकी माँ के साथ बलात्कार किया, वो बलात्कारी का बेटा है। अब जब ये बात वो सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज्यादा रोता है कि मैं एक बलात्कारी का बेटा हूँ, मेरा बाप बलात्कारी है। मैं जिस बाप को इतने सालों से खोज रहा था आज मुझे पता चलता है कि मेरा बाप बलात्कारी है और उसने मेरी माँ के साथ बलात्कार किया था। अब वो लड़का सोचता है कि वो अपने पिता को सजा दिलाएगा और वो अपनी माँ को ढूंढता है, माँ के बारे में पता करता है। माँ को ढूंढते ढूंढते बरेली पहुंचता है। बरेली जब उसका दरवाजा वो खटखटाता है, सुरेखा दरवाजा खोलती है, अपने बेटे को वो सामने देखती है तो बिल्कुल दंग रह जाती है। वो कहती है कि तुम कौन हो? फिर वो कहता है कि माँ आपने मुझे पहचाना नहीं। वो दरअसल जो सुरेखा थी वो अपने बेटे को छुप छिपा कर अक्सर उससे मिलती और उसको देखने जाया करती थी। लेकिन वो अपने बेटे को पहचान तो जाती है, लेकिन वो अपने बेटे को वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा जाने कि वही उसकी अभागन माँ है। जब वो उसके मुंह से माँ शब्द सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब बेटा अपनी माँ को हाथ पकड़कर कमरे में लेकर जाता है और माँ अपने बेटे को सीने से लगाकर बहुत ज्यादा रोती है। फिर बेटा अपनी माँ को चुप कराता है, माँ से कहता है कि माँ मैं अब आ गया हूँ ना, अब तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, मैं तुम्हें मेरा न्याय दिलाऊंगा। अब लड़का अपनी माँ से अपने बलात्कारी बाप के बारे में पूछता है। तब उसकी माँ बताती है
कि दरअसल मेरे साथ दो लोगों ने, एक का नाम गुड्डू हसन था और एक का नाम नवीन हसन था, दोनों भाई थे, और उन्होंने 1955 में जब मैं 12 साल की थी मेरा बलात्कार किया और 13 साल की उम्र में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने तुमको जन्म दिया। और समाज के डर से, समाज के ताने बाने से मैंने बचने के लिए मैंने तुम्हें बरेली में अपने ही खानदान में किसी को सौंप दिया। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं लोगों से, समाज से डर गई थी। बेटा कहता है कि माँ तुमने FIR क्यों नहीं दर्ज कराई। माँ कहती है कि ना मेरे पास इतने पैसे थे और ना ही मैं किससे न्याय मांगती, मैं वैसे ही डर चुकी थी, मैं इतनी छोटी थी, मैं कहाँ जाती अपने लिए न्याय मांगने। बेटा कहता है कि माँ कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो। 5 मार्च सन 2021 को बेटा अपनी माँ को लेकर सदर बाजार थाने में FIR दर्ज कराने जाता है। फिर वो वहाँ के थाना प्रभारी से मिलता है और सारी बात बताता है और बताता है कि कैसे कि 12 साल की उम्र में 1955 में उसकी माँ के साथ दो लोगों ने बलात्कार किया। एक का नाम गुड्डू, दोनों भाई हैं, एक का नाम गुड्डू हसन है और एक का नाम नवीन हसन है। पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो वो भी बिल्कुल दंग रह जाते हैं। फिर वो मामला दर्ज कर लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। अब पुलिस उनको गिरफ्तार करके थाने लाती है और उनको जेल भेज देती है। सन 2021 में अदालत के सामने ये मुकदमा पहुंचता है, लेकिन अदालत, इतना साल बीत चुका था, अदालत ऐसे ही तो किसी को सजा नहीं दे सकती थी। अदालत सबूत मांगती है कि आखिर में तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ था और ये जो लड़का है वो तुम्हारा लड़का है। सन 2021 में केस शुरू होता है और सन 2024 आ जाता है। फिर कोर्ट नवीन हसन और गुड्डू का DNA टेस्ट करवाती है। गुड्डू का तो DNA टेस्ट लड़के से मैच नहीं करता है, लेकिन नवीन हसन का DNA लड़के से मैच कर जाता है। फिर उसी आधार पर कोर्ट दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाती है और 30,000 का जुर्माना लगाती है और गुड्डू और नवीन को जेल भेज देती है। उस महिला को 29 साल के बाद न्याय मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये भी है कि क्या 30,000 का जुर्माना और 10-10 साल की सजा क्या ये काफी है? क्योंकि उस महिला को न्याय 30 साल के बाद मिलता है और 30 साल के बाद क्या जो न्याय था उसके साथ जो भी कोर्ट ने न्याय किया, क्या आपको लगता है कि ये न्याय सही था? मात्र 30 साल में जो उस महिला ने दर्द सहा, 12 साल की उम्र में उसके साथ बलात्कार होता है, 13 साल की उम्र में वो एक बच्चे को जन्म देती है और सजा के तौर पर मात्र 10-10 साल की दोनों को सजा मिलती है और 30,000 का केवल जुर्माना। तो दोस्तों आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो घटना है समाज को आईना दिखाने वाली एक घटना है, जो इंसान को झकझोर देने वाली घटना है कि एक 12 साल की लड़की कैसे अपनी जिंदगी से लड़ती है और फिर कैसे उसका जो बच्चा है फिर अपनी माँ को, एक रेपिस्ट का बच्चा जो अपनी माँ को फिर न्याय दिलाता है। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ।